नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप नारायण पांडे हूँ। जैसा कि हमने आपसे पहले चर्चा किया था, देश के दिग्गज वैद्यों के साथ हम इनफॉर्मल विचार विमर्श कर रहे हैं। और ये जो दिग्गज वैद्य हैं हमारे, वो बहुत बड़े नाम हों, ये ज़रूरी नहीं है। मुख्य बात ये है कि जो ऐसे गाँवों में या रिमोट कॉर्नर्स में लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहे हैं, उनके साथ हम बात कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ वैद्य अविनेश श्रृंगी जी हैं और हम इनके साथ बात करेंगे कि कैसे इन्होंने बड़ी विकट परिस्थितियों में एक गांव में रहकर लोगों की ये चिकित्सा कर रहे हैं। और इस पूरी श्रृंखला का जो मूल उद्देश्य है वो दो हैं। पहली बात तो ये आयुर्वेद के प्रमाण आधार को लोगों को बताना, और दूसरी बात यह है कि आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर श्रृंगी जी। सबसे पहले तो मेरा प्रश्न यही रहेगा कि आप एक ऐसे रिमोट गांव में काम कर रहे हैं जहां पर कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं है। बगल में कोटा जैसा बहुत बड़ा शहर है, आप वहाँ नहीं गए। उसके बगल में बूंदी जिला है, वहाँ आप नहीं गए। आप केशवराय पाटन में हैं। तो आपका क्या मिशन है इस तरह का कि घर घर ले जाने का, और क्यों आप वहाँ कंसंट्रेट कर रहे हैं? अखंडं मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परिदर्शितं देवं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा सौभाग्य है, सर ने मेरे को वैद्य शब्द के साथ जोड़ा, लेकिन मैं आयुर्वेद एक ऐसा विषय है जिसको मैं अपने आप को एक आयुर्वेद का विद्यार्थी ही कहना पसंद करूंगा। सर का जो प्रश्न था कि एक छोटे से गांव में, हम भारतीयों की एक परंपरा हो गई है कुछ समय से कि हम बाहर के जो पश्चिम से जो उदाहरण आते हैं उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो उसी पश्चिम के उदाहरण से मैं आपको ये प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। स्टीव जॉब्स की जो एक बेहतरीन स्पीच सब लोगों ने सुनी होगी, या अगर नहीं सुनी हो तो सुनना चाहिए, कि हम डॉट्स को फ्यूचर में जाके कनेक्ट नहीं कर सकते। हम डॉट्स को पास्ट में जाके कनेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां रही, उन डॉट्स को जोड़ते 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 मैं चारों तरफ घूम के वापस अपने स्थान, जन्म स्थान पे पहुंचा। तो व्यक्ति के तीन उद्देश्य होते हैं: करने क्या आए हैं, कर क्या रहे हैं, और करना क्या चाहिए है। शायद पिछले समय जो भी समय रहा हो, उसमें मेरे को गुरु कृपा से ये आदेश मिला कि मैं अपने गांव में, जैसे समाज परिवर्तन होता है, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, तो जो मेरी जन्मभूमि है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, तो सबसे पहले मेरी जो ज्ञान है या गुरु कृपा से जो प्राप्त ज्ञान है, उससे मैं मेरे घर के, मेरे परिवार के, मेरे गांव के लोगों को ठीक कर सकूं। उनको छोटी छोटी बीमारियों के लिए कोटा भागना ना पड़े, बूंदी भागना ना पड़े, इसलिए मैंने वहाँ प्रारंभ किया। बहुत बढ़िया। बड़ा महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि भारत के स्वस्थ होने का जो रास्ता है वो आयुर्वेद से होकर जाता है। विचित्र स्थिति ये है कि भारत में 97% जो स्वास्थ्य का बजट है वो एलोपैथी को जाता है। जो 3% बचता है उसमें बाकी की 7 पैथीज हैं। बहुत ज़्यादा उसमें न जाके मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि एक ऐसी जगह में हैं आप जहाँ इतनी कठिनाइयाँ हैं, गांव है, तो वहाँ लोगों का रिस्पांस क्या है और आपकी रणनीति क्या है घर घर पहुँचाने की इस विद्या को और स्वास्थ्य की मुस्कान को? मेरा उद्देश्य ये है सर, आचार्य चरक ने भी बोला है, चिकित्सा नास्ति निष्फला। चिकित्सक
कभी भी निष्फल नहीं होती है। यशो धनम यशो कीर्ति। तो जिस काम में संतुष्टि मिले वो काम व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो वहाँ रहते हुए आयुर्वेद को हम जब, असली भारत हमारा गाँव में बसता है, तो गांव जहाँ आपने बताया तो हर घर आयुर्वेद। आज मैं कहता हूँ, लोग पेशेंट आते हैं तो सर सबसे पहली शिकायत यही होती है कि धीरे धीरे ही करे ही काम, लेकिन मैंने ऐसा नहीं है। आयुर्वेद हम सत्ता से अपेक्षा नहीं करते, लेकिन सामाजिक, आप जैसे मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा आयुर्वेद ने इतनी तरक्की तो कर ली है कि वहाँ रहते हुए हम इस विधा को घर घर पहुँचा सकते हैं। आयुर्वेद पर हम चर्चा कर रहे थे, तो आयुर्वेद के मसलों में जहाँ तक प्रमाण का प्रश्न है, करीब 52,000 रिसर्च पेपर तो सीधे सीधे प्रकाशित हुए हैं। इसके अलावा करीब 10 लाख रिसर्च पेपर ऐसे हैं जिनमें आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं वो उन पर चर्चा है। अब इतने भारी प्रमाण को लेकर मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे होगा कि जब आप रोगियों का उपचार करते हैं तो आपको क्या रिस्पांस मिलता है? उनकी चिकित्सा के संदर्भ में सफलता का जो पैमाना है वो आप कितना पाते हैं? एक गांव में जो कि आप कंसंट्रेट कर रहे हैं। यस। तो ये एक महत्वपूर्ण। यस यस यस। गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान है आयुर्वेद। जैसे कि कोरोना काल के पश्चात आयुर्वेद के प्रति जन जागरण हुआ है, ये 100% सत्य है। लेकिन पेशेंट्स जब हमारे पास आता है तो हमारी सबसे बड़ी एक समस्या ये बोल दीजिए आप कि सारी जगह से वो ट्रीटमेंट करवा के फिर अंतिम रूप में आयुर्वेद की शरण में आता है और फिर अपेक्षा करता है कि हम 7 दिन या 14 दिन या 15 दिन में ठीक हो जाएं। तो मेरा उन सभी जो रोगी, तो सबको नहीं कहूँगा मैं, लेकिन उनसे मेरा जो भी आयुर्वेद पे विश्वास करते हैं, जो आयुर्वेद की चिकित्सा लेते हैं, उनसे थोड़ा सा निवेदन है मेरा इस वीडियो के माध्यम से कि वो थोड़ा सा धैर्य रखकर आयुर्वेद का जो भी चिकित्सा है, मेडिसिन है, कुशल वैद्य से, आपके जहाँ भी कुशल वैद्य आपको मिले उनसे सलाह लेते हुए थोड़ा सा लगातार उस औषधि को लेंगे तो 100% परिणाम आपको मिलेंगे। एक बड़ा इम्पोर्टेंट मसला आता है, जो लोग हमारे दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं साथ में, हम अंत में आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले जो डॉक्टर साहब रसायन विशेषकर बताएंगे जिन पर हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, तो हमारे साथ आप बने रहें। एक महत्वपूर्ण बात आती है डॉक्टर साहब कि औषधियों की गुणवत्ता को लेकर बड़े प्रश्न उठाए जाते हैं आयुर्वेद में, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ा अवसर भी है। तो आपको गुणवत्तापूर्ण औषधियों की प्राप्ति और आपके मरीजों तक उसका पहुंचाना, इसमें कोई चैलेंजेस आते हों और उनको आपने किस तरीके से रिजॉल्व किया है? बिल्कुल 100% चैलेंजेज आते हैं सर। आपने बहुत मार्मिक प्रश्न मुझसे किया है, क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि गुणवत्ता। आज की औषधियों में हम सिस्टम को ही नहीं दोषी ठहरा रहे, वर्तमान वातावरण भी ऐसा है कि उस प्रकार की औषधियों में जो दिव्यता पुराने जमाने में होती थी वो गुणवत्ता वर्तमान समय में नहीं है। दूसरी, इसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जो भी औषधियों का निर्माण कर रही है, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हम उस जीवन में जी रहे हैं, भौतिक जीवन में जी रहे हैं, लेकिन मेरा उन सबसे भी जो औषधि निर्माण का कार्य करते हैं, कम से कम जो सबसे पुरस्कृत होने वाला विषय है और जो सबसे तिरस्कृत विषय है, उस पुरस्कृत विषय को पुरस्कृत बनाए रखें, इस आयुर्वेद की विधा को जिंदा रखें, तो जितने भी रसायनशाला हैं या जो भी औषधि निर्माण में लगे हुए हैं, उनसे मेरा इस चैनल के माध्यम से, आपकी वार्ता के मध्य में उनसे निवेदन करता हूं कि उस गुणवत्ता को बनाए रखें। क्योंकि गुणवत्ता अगर वैसी नहीं होगी तो मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। मात्रा बढ़ाते ही, और पेशेंट ये कहता है बिल्कुल मैं मैंगो पुप्यूल
लेमैन पीपुल की आवाज में बताता हूँ कि पेशेंट हमको देख बोलता है कि इतना खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर गुणवत्ता नहीं है तो हमको उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पुरुषम पुरुषम माग विक्षेप, ये आचार्य चरक ने बोला है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मात्रा सुनिश्चित करना। तो गुणवत्ता का सवाल है, तो मेरा निवेदन यही है सभी औषधि निर्माण करताओं से कि थोड़ा सा गुणवत्ता पे ध्यान दें। तो एक बार गुणवत्ता पे ध्यान देंगे, आप दूसरों को जितना अच्छा देंगे, यूनिवर्स आपको उतना ज्यादा आपको देगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आजकल बहुत दुरुस्त मेथडोलॉजीज हैं जिनके माध्यम से आप औषधियों को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए संहिताओं का ज्ञान, साइंस का ज्ञान और वैद्यों का अनुभव, इन तीनों, इस त्रिवेणी को जब आप मिला देते हैं तो बहुत ही उच्च कोटि की औषधियों का निर्माण किया जा सकता है। और बहुत सी फार्मेसीज हैं जो ऐसी औषधियों का निर्माण करती हैं। तो आपने अपील की है और ये बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि देश में जो आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, और खासकर स्टैंडर्डाइजेशन इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न इससे और निकल कर आता है डॉक्टर साहब, क्योंकि हिंदुस्तान में दिक्कत यह है कि हम वैद्य के पास तब जाते हैं जब बाकी जगह से हार थक जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो चेक करते हुए चलता है कि अब सब तरह से हम निराश हो गए, अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो चिकित्सा में तो खैर ये बात समझ में आती है क्या, क्योंकि आचार्य चरक ने जैसा चिकित्सा के 2 उद्देश्य बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने भी बताए हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो ये जो आतुर के विकारों का प्रशमन वाले तो आपके पास बहुत आते हैं, क्या ऐसे भी कभी आपके पास लोग आते हैं कि साहब मैं फिट हूं और मुझे फिट रहने का तरीका आप बता दीजिए? ऐसे लोग भी आपके पास आते हैं कभी? अब आपकी इजाजत हो तो मैं छोटा सा, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एको होए। तो आयुर्वेद का आचार्य चरक ने जो उद्देश्य दिया है उसमें प्रथम उद्देश्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए त्रिस्कंदम आयुर्वेद का ज्ञान दिया गया है। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम के लिए ऐसे कोई मरीज मुझे नहीं लगता कि आते हैं। आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही है। मेरा अपना भी अनुभव है, हालांकि मैं चिकित्सा नहीं करता, लेकिन मैंने देखा बचपन में, क्योंकि बहुत लंबे समय तक एक महान वैद्य के साथ रहा मैं। तो आपने बहुत सुंदर बात कही है कि जब तक आफत नहीं आ जाए तब तक वैद्य के पास जाना नहीं। जबकि बात यह है, अगर आप वैद्य के पास चले जाएं समय रहते, अगर आप आज फिट हैं तो आप निरंतर फिट रह सकते हैं। मैं इसमें एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, हमारे दर्शकों के लिए, कि 2 तरह की बात है, कुछ तो खाने पीने की है और कुछ करने की है। फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन में आप रसायनों की बात मैं पूछूंगा, नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन में व्यायाम है, निद्रा है। यस। तो इस दिशा में हमारे दर्शकों को आप क्या सलाह देंगे? सलाह यह है बहुत स्पष्ट, और आयुर्वेद को जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे, आयुर्वेद ने मनुष्य जीवन, मनुष्य नहीं अहलैकिक और परलौकिक दोनों लोगों के लिए आयुर्वेद ने हर एस्पेक्ट को छुआ है। उसका उदाहरण मैं देता हूं। आपने 3 चीजें बोली, आहार, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो आपका आहार, दूसरा आता है विहार। विहार में हम व्यायाम वगैरह ले सकते हैं। आहार, विहार और विश्राम, इसको हम बिल्कुल सामान्य भाषा में बोल रहे हैं तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य वगैरह जो उल्लेख किया गया है संहिताओं में, तो आहार और निद्रा का तो बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है। और सबसे ज्यादा रोगी मेरे पास इसी संबंध में आते हैं, आहार और निद्रा। इनसे जो उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं, उन्हीं के लोग लगभग मेरे पास 75% लोग वही आते हैं।
और दूसरा मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि वर्तमान में जो बीमारियां हैं उसमें 80% बीमारियां मानसिक बीमारियां हैं। मेरा अनुभव है। वो मानसिक बीमारियां समय रहते ध्यान नहीं दिया जाता उस पर, तो वो फिर आगे आपको शारीरिक अटैक करती है आपके ऊपर। हमारे दर्शक कुछ इंतजार कर रहे होंगे कि आप कुछ ऐसी युक्ति उनको बताएंगे जो, एक तो जब भी औषधि आप लें तो बिना अपने वैद्य की सलाह के ना लें, ये मेरा आपसे निवेदन है। लेकिन कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनको रसायन कहा जाता है, उनमें से अगर आप कुछ लोगों को सलाह देना चाहें तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब आपने पूछा है तो बिल्कुल, और पूरे दर्शक, मैं कह रहा हूँ 100% दर्शक मेरी इस बात से संतुष्ट होंगे। हमारे आचार्य चरक ने प्रथम अध्याय रसायन अध्याय, उसमें त्रिफला रसायन का वर्णन किया है। पूरी दुनिया ने उसका नाश कर दिया। बिल्कुल सीधी और सपाट भाषा में बोल रहा हूं मैं, त्रिफला रसायन है। जबकि सभी लोगों ने, जो आम नागरिक हैं, उन्होंने त्रिफला को केवल एक विरेचक चूर्ण या कब्ज को दूर करने वाले चूर्ण के रूप में हर घर में मौजूद मिलेगा, और उसको वो केवल कब्जनाशक चूर्ण के रूप में जानते हैं। और मेरा अनुभव है इस आयुर्वेद के से वेदों की ओर के सफर में, 105 वर्ष का व्यक्ति बिना चश्मे के अखबार पढ़ते हुए धूप में बैठकर मैंने देखा है। अब वो दिवंगत हो चुके हैं, इसलिए मैं प्रमाण तो दे नहीं सकता आपको। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। त्रिफला असल में रसायन है, लेकिन रोगियों ने और वैद्यों ने दोनों को ही कहूँगा मैं कि वो इस दिशा में जाएं, क्योंकि त्रिफला सर्वरोग अघ्नि, ऐसा आचार्यों ने लिखा है। त्रिदोष शामक औषधि है और बड़ी ही पोटेंट औषधि है। उच्च कोटि का त्रिफला अगर आपके पास है तो कौन सा रोग नहीं ठीक हो सकता। वात का डिरेंजमेंट हो, पित्त का डिरेंजमेंट हो, कफ का डिरेंजमेंट हो, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताई जो मेरा इन 15 मिनट्स का जो हमारा ये सेशन है उसमें आपने आयुर्वेद से वेदों की ओर जाने की बात कही। आयुर्वेद अपने आप में वेद है। इसके माध्यम से आप वेदों की ओर जाने की बात करते हैं, और फिर इसका चिकित्सकीय महत्व क्या है? आयुर्वेद से वेदों की ओर जाने का महत्व मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। मेरा जब बैचलर था BMS, तो आप जानते हैं प्रोफेशनल जितनी भी डिग्रीज होती है, हॉस्टल में रहते हैं लोग, तो महीने का पैसा जो आता है, किताबों के नाम पे भी पैसा आता है घर से, तो सब वो स्टूडेंट लाइफ में करना भी चाहिए। हर स्टूडेंट को अपनी उस समय को एंजॉय में, मस्ती भी करनी चाहिए हर तरह से। तो उस समय केवल हम जब पढ़ते थे तो हमें लगता था ये क्या बकवास पढ़ रहे हैं, कौन से डॉक्टर बनेंगे। लेकिन जब जीवन में, मेरे स्वयं के जीवन में जब आपत्ति आई, और आपत्ति किसी कारण से, भौतिक कारण से आई, और वो शरीर में प्रवेश कर गई, फिर मैंने जब आयुर्वेद का सहारा लिया, और आयुर्वेद से जब दूसरी चीजें डॉट्स जुड़ते गए, तो मेरे को लगा कि ये आयुर्वेद, जैसे सर ने बताया, अर्थवेद का उपवेद आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद केवल चिकित्सक, आपने पूछा कि चिकित्सकीय क्या लॉजिक है। लॉजिक में आपको एक बिल्कुल सुंदर उदाहरण दूंगा जो मेरे साथ प्रत्यक्ष हुआ है। आज से 10 वर्ष पूर्व एक बहुत बड़े संगठन के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने मेरे से कहा था कि जीवन में कभी अगर मौका मिले तो ऐसा चिकित्सालय स्थापित करना आयुर्वेद का, जिसमें व्यक्ति की जन्म कुंडली देखी जाए, उसका गोचर काल देखा जाए, और फिर जो अष्टविध परीक्षा, त्रिविध परीक्षा आयुर्वेद की है, उनको जोड़ते हुए
और सारी सबको मिला के फिर हम उसकी चिकित्सा करें, क्योंकि आयुर्वेद की चिकित्सा के अभी एक पक्ष समाज के सामने आया है, केवल युक्ति व्यवभाषण है। अभी 2 पक्ष आने बाकी हैं और वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर सत्ता उनको नहीं लाएगी तो यूनिवर्सिटियों के गेट तोड़ के वो शिक्षा उनमें जबरन प्रवेश करेगी, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे उदाहरण मेरे चिकित्सा क्रम में आते रहते हैं। अभी रिसेंट का एक उदाहरण आपको दूं अगर आप चाहें तो, एक पीसीओडी, जैसे वर्तमान समय में जंक फूड वगैरह आदि के कारण जो नए नए यूथ यंगस्टर है हमारे, तो एक फीमेल पेशेंट मेरे पास आई, पीसीओडी की प्रॉब्लम थी और लगभग 4 जब से मतलब उनके एक बार स्टार्ट हुआ मेंसेस, उसके बाद 2-3 साल से मेंसेस बंद था और उनकी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी थी। थोड़ा बहुत जानकारी उनके माता पिता को थी कि मैं थोड़ा सा ज्योतिष में भी देखता हूँ, तो संयोगवश जिनसे उस फीमेल का पेशेंट की शादी होने वाली थी उनकी कुंडली देखी मैंने, तो संतान भाव जो 5वां भाव होता है उसमें उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। उसमें गुरु बैठा हुआ था, तो ज्योतिष में कहा गया है गुरु स्थान करो हानि, जहां पर गुरु बैठ जाता है उस स्थान की हानि करता है। तो ये मेरे को अचंभित हुआ कि शादी पक्की हो गई, लेकिन कारण पहले से नजर आ गया मेरे को उसकी कुंडली में, और 3 महीने की चिकित्सा के पश्चात अब उनका मेंसेस साइकिल रेगुलर हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल मेरे अनुभव से कह सकता हूँ, जितनी भी एंशिएंट इंडिया की जो साइंस है वो विज्ञान से भी परे, वे सब विज्ञान है, लेकिन जो आधुनिक विज्ञान है उस आधुनिक विज्ञान से भी परे विज्ञान है। काफी महत्वपूर्ण बात है। युक्ति व्यपाश्रय जो चिकित्सा पद्धति है उसमें बहुत साफ सुथरे प्रमाण वैज्ञानिकों ने जुटाए हैं, और आप किसी भी औषधि का नाम लें, चाहे महासुदर्शन चूर्ण हो या अश्वगंधा हो, गुड़ुचि हो या कालमेघ हो, इन सब के पक्ष में बहुत प्रमाण हैं, अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। आपने जो बात कही दैव व्यपाश्रय की या सत्वावजय की, ये 2 पद्धतियां ऐसी हैं जिनके पक्ष में भी धीरे धीरे प्रमाण आ रहे हैं। हालांकि आज की तारीख में काफ़ी कम प्रमाण है, अध्ययन भी बहुत कम है, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी में सत्वावजय के पक्ष में हमें काफ़ी प्रमाण मिलेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न होगा डॉक्टर साहब, मैं ये समझना चाहूँगा, आयुर्वेद का भविष्य आज से 10 साल बाद आगे आप क्या देखते हैं, और नए वैद्यों को उस भविष्य के हिसाब से आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आप प्राचार्य भी रहे हैं, आपने उसको छोड़ा, आप प्रोफेसर भी रहे हैं, उसको छोड़ा आपने, उसके बाद फिर आप क्लिनिकल आयुर्वेद में पूरी तौर पर अपने आप को आपने डुबो दिया है, जो बहुत बड़ी बात है, बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। वर्कशॉप वाले वैद्य नहीं हैं आप, घूमते फिरते रहने वाले। तो कहाँ देखते हैं अगले 10 वर्ष में, और नए लोगों को सलाह? अगले 10 वर्ष में जैसे हम बोलते थे कि हमारे भारत देश की कुछ ऐसी हस्ती है कभी मिटती नहीं है। इसके पीछे मार्क्स और मैकाले ने एक अध्ययन किया था कि भारतीय चिकित्सा पद्धति, शिक्षा पद्धति एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसको नष्ट किए बिना हम इसको गुलाम नहीं रख सकते। आज मुझे बहुत ही हल्के मन से कहना पड़ रहा है कि सबसे पहला, क्योंकि आगे के 10 वर्षों का भविष्य जब आयुर्वेद का पूछा आपने, तो ये काम किसका है? ये वैद्य का काम है। अगर वैद्य सशक्त नहीं निकलेगा, जिस महाविद्यालय में उसने अध्ययन किया है, गुरु शिष्य परंपरा से किया है, और अध्ययन करके जब वो बाहर नहीं निकलेगा, सशक्त वैद्य सशक्त होना चाहिए। सशक्त कब होगा? कॉन्फिडेंस। हमारी शिक्षा पद्धति पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, सरकार को भी और समाज को भी।
तो आयुर्वेद का भविष्य इतना उज्जवल है कि जितनी भी मैंने बताया ना कि तिरस्कृत है, तो ये आने वाले 10 वर्षों में पुरस्कृत होगी। और ये मैंने बताया कि पुरस्कृत ही नहीं होगी, अगर सत्ता इनको नहीं लाएगी तो समाज इनको यूनिवर्सिटी के गेट तोड़कर इनको प्रवेश करवाएगी। नए वैद्य जो है उनको क्या सलाह होगी आपको, जो निकल रहे हैं आज? नए वैद्यों से मेरा एक आग्रह है, क्योंकि हमारे यहाँ मत मतांतर हैं, आचार्य चरक हुए, आचार्य सुश्रुत हुए, आचार्य वाग्भट हुए। तो कई किंवदंतियां हैं कि आयुर्वेद की दवा महंगी दवा होती है, लेकिन अभी मेरा जो अनुभव है, मैं केवल काष्ठ औषधियों से चिकित्सा करता हूँ। तो काष्ठ औषधियाँ शायद आप आम नागरिक नहीं समझते हो, काष्ठ औषधियाँ, रस औषधियाँ थोड़ी महंगी आती है। मैं केवल काष्ठ औषधियों से मैं चिकित्सा करता हूँ। तो नए वैद्यों से ये आग्रह है मेरा कि काष्ठ औषधियों मतलब मूल हमारी औषधियाँ हैं, उन पे आप अध्ययन अधिक से अधिक करें। और डायग्नोस, आयुर्वेद में डायग्नोस अगर आप सीधा सीधा कर लेते हैं तो फिर मैं एक लहसुन की चटनी से भी मैंने गैंग्रीन के पेशेंट को ठीक किया हुआ है। लेकिन बात वही आती है सर, शिक्षा पद्धति की। महत्वपूर्ण बात है, शिक्षा पद्धति को सुधारना बहुत महत्वपूर्ण है, और कॉन्फिडेंट वैद्यों को हमारे कॉलेजेस से बाहर आना चाहिए। चलते चलते आपके उपयोग के लिए एक बात कहूँगा। 7 रोचक पिलर्स हैं जो आपको फिट हैं, अगर आज तो फिट रहेंगे। हितकारी भोजन कीजिए, जिसमें फ्रूट्स भी शामिल हैं, खड़े अनाज शामिल हैं, और जो प्रोसेस्ड फूड है उसको जरा किनारे करिए, हितकारी करिए, मित भोजन करिए, संयमित मात्रा में भोजन लीजिए, दूसरी रणनीति है। तीसरी काल भोजन है, समय तय कर लीजिए, और आयुर्वेद की कोई संहिता 2 बार से ज़्यादा भोजन करने की सलाह नहीं देती। हितकारी, मित भोजन, काल भोजन, व्यायाम जरूर कीजिए, वनानुभव, अपने आसपास जंगलों में जाके थोड़ा आनंद लीजिए, निद्रा, 7 घंटे की नींद कम से कम जरूरी है, और अंत में है सत्वावजय। जब भी आपका दिमाग विचलित हो तो उस विचलनकारी मसले से ध्यान को हटाइए और हटाए रहिए। तो ये आपको, आप सभी साथियों को चलते चलते एक सलाह है। आप इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, आपने बहुत बड़ी जानकारी बहुत संक्षिप्त उसमें दे दी है। आयुर्वेद में आहार और व्यायाम, आजकल आप देख रहे होंगे यूट्यूब राजा और गूगल रानी का जमाना है। आप अभी देख रहे होंगे कई अच्छे जो सेलिब्रिटीज हैं वो व्यायाम करते हुए उनको साइलेंट अटैक आया और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। उसके लिए आपको मैं बताऊं कि आहार और व्यायाम दोनों के लिए आचार्यों ने लिखा है, अर्ध शक्तियां भरे, जितनी अपनी शक्ति हो उससे अर्ध शक्ति में आप व्यायाम करें। और आहार की जहां बात आती है, आचार्य चरक का मत भी मैं बता देता हूं कि 4 हिस्से हमारे उदर के बताए हैं उन्होंने। उसमें से एक हिस्सा जल के लिए, एक हिस्सा वायु के लिए और 2 हिस्से भोजन। तो वही अर्ध शक्तियां यहाँ भी लागू होता है। आचार्य वाग्भट के भी अनुसार अर्ध शक्तियां ही लागू होता है। तो यही मूल मंत्र है, और इससे आपको 7 दिन में आप इतने चमत्कारिक रिजल्ट नजर आएंगे कि आप विश्वास करेंगे आयुर्वेद पर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।